ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम पीछे वाले क्लास को। पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था, ठीक है। और उसी पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको भी देखा था, और उस पर कुछ एक आध दो सवाल भी किए थे। आज उसी को हम लोग थोड़ा आगे की तरफ लेके जाएंगे, और आज भी हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। कुछ सिंपल सवाल होंगे जो हमारे बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सभी लोग को तो बोर्ड देना ही है। वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। होपफुली आप लोगों से सारे जो हैं अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं सबके सवाल अच्छे से बन रहे होंगे, है ना। अभी ऐसा कुछ इंक्वायरी मेरे को नहीं आया है कि किसी को कोई दिक्कत है, तो ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ कि आप सब लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं उसी कंटिन्यूएशन में आगे लेके चलता हूँ, और आज का मैं पहला सवाल जो है उसको रीड करता हूँ। जो पहला सवाल है वो है 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम्ब एंड -5 माइक्रोकूलम्ब आर लोकेटेड एट 50 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। अब इसमें पहला सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द 2 चार्जेस। दूसरा पार्ट इसमें क्या है, बी पार्ट में पूछा है, इफ़ अ निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब is placed at the above point, what is the force experienced by the test charge। काफ़ी सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं इसको लेके चलता हूँ, सारे वैल्यूज़ को मैं डायग्राम के थ्रू लिखने की कोशिश करता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस 5 कूलम्ब एंड -5 कूलम्ब। So 5 coulomb and 5 microcoulomb and -5 microcoulomb. This is A, this is B. Located at 50 centimeter apart, means the distance is going to be 50 centimeter in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line? Midpoint O of the line AB joining the 2 charges. If the negative test charge of magnitude Q is equal to 2 × 10⁻⁹ coulomb is placed at the above point, what is the force experienced by the test charge? इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। आप देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला चार्ज है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड। लेट्स कॉल दिस एज द चार्ज नंबर 1 एंड दिस एज चार्ज नंबर 2। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम देंगे E1, इसका देंगे E2। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, लेट्स कॉल दिस एज E1। क्लियर। अब इसका चार्ज देखें तो ये हमारा दूसरा चार्ज है, और ये नेगेटिव है, रेडियली इनवर्ड। इसके कारण भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा E2 होगा। दोनों चूँकि सेम डायरेक्शन में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिंपली E1 + E2। और E1 को भी हम देखें, E1 क्या हो जाएगा हमारा, K × Q बाय, टोटल को यदि हम R मान लें, दिस इज व्हाट इज R, दिस इज R/2 एंड दिस इज R/2। KQ बाय R/2 का होल स्क्वायर, और प्लस देखो Q का वैल्यू भी मैग्नीट्यूड देखें, दिस इज 5, दिस इज 5। दिस इज ऑल्सो KQ बाय R/2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स KQ बाय R² इंटू 4। 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड बाय R²। R का मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर, मीन्स 1/2 मीटर का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा आपको
दिस इज गोइंग टू बी 144 into 10 to the power 4, 144 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. So this is what is the answer. तो काफ़ी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सा है. अब क्या बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे मैं ये वाला चार्ज रख दूँ Q0, लेट्स कॉल दिस एज Q0. तो इस वाले पॉइंट पे मैं एक चार्ज रख दूँ तो इसमें फोर्स कितना लगेगा. मैंने सही लिखा है ना? हाँ ठीक है. तो ये E का वैल्यू ही है. सो फोर्स जो है वो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू, हमको क्या पता है कि जहाँ पे जिस चार्ज पे फोर्स लगना है उस चार्ज का वैल्यू रखते हैं Q0, और उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, जिसको मैं E लिखता हूँ. इट्स नॉट अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूँ. सो देखिए, सो Q0 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 × 10 to the power -9, और E का वैल्यू देखें. सो E का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है 144 × 10 to the power 4, and this is going to be 288 × 10 to the power -5 न्यूटन, और 2.88 × 10 to the power -3 न्यूटन, है ना. सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन मैं रीड करने जा रहा हूँ. सो काफ़ी सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे सवाल हैं. सो जो अगला सवाल है वो है 2 point charges each having charge Q are placed at separation 2L. Find the electric field at the point on the perpendicular bisector at a distance x from its midpoint. So 2 point charges हैं. They are separated by some distance, और इसके perpendicular bisector पे कोई point है at a distance x, hopefully यही है. 2 point charges each having charge Q are placed at separation 2L. Good. So this is L. This is L. Separation L. So find the electric field at a point on the perpendicular bisector at a distance x from its midpoint. Midpoint से x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे हम लोग. सो इसका इस पॉइंट पे एक लाइन ऐसे ज्वाइन करेंगे, और चूँकि ये पॉजिटिव है सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. Let's call E1, or this is E, and this is also E, because इसके कारण हम यहाँ पे E निकालें. So K into Q by this distance, let's call this as R. So KQ by R square, KQ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. Let's call this angle as theta. If this angle is theta, so the corresponding angle, this is also theta, this is also theta. So it has 2 components. ऐसा हम लोग फोर्स में भी कर चुके हैं. सो इसका एक कंपोनेंट इधर में हो जाएगा E sin थीटा, और इसका इधर में हो जाएगा E cos थीटा, और इधर में E sin थीटा, और इधर में E cos थीटा. अब ध्यान से आप देखोगे, सो ये E sin थीटा और ये E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऊपर साइड में मिलेगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू 2E cos थीटा, और 2E को लिखेंगे सो K into Q by R स्क्वायर, और cos थीटा को देखेंगे सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, मीन्स x by R. So this is 2KQX by RQ, और R का वैल्यू देखें सो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर.
सो 2kqx बाय x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2. So this is what is the E net. है ना, काफ़ी सिंपल सा है. आपको बस सिंपली जैसे वेक्टर का फॉर्म लगाना है, जो हम लोग फोर्स निकालने में, कोलम्बियन फोर्स निकालने में करे थे, कुछ वैसा ही काम यहाँ पे भी है. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. सो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना. सो अगला सवाल हमारा क्या है, तीसरा सवाल आज का. सो आज के तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या है. सो तीसरा सवाल जो है दिया हुआ है, 2 point charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B as shown in the figure. So find out electric field intensity at point C and D. All the distances are measured in meters. मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ. So जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, सो इसमें आप देखोगे कि एक चार्ज, दो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, 2 पॉइंट यहाँ पे दिखलाया हुआ है C और D, और इन 2 पॉइंट पे आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C एंड D, है ना, एट पॉइंट C एंड D. सो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. सो पहले हम लोग देखते हैं पहले इस वाले C वाले पॉइंट पे. सो C वाले पॉइंट पे हम लोग कैसे निकालेंगे. सो C वाले पे निकालने के लिए यदि हम बात करें, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, है ना. सो पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड, सो लेट्स कॉल दैट एज E1. सो लेट्स कॉल दिस इज 1 एंड दिस इज 2. और इसके कारण सो ये आपका निगेटिव चार्ज है. सो निगेटिव चार्ज इस पर कैसा लगाएगा, निगेटिव चार्ज फोर्स इधर लगाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली इनवर्ड होगा. सो लेट्स कॉल दिस इज E2. क्लियर. और ये हमारा है x एक्सिस. सो दिस इज x एक्सिस एंड द यूनिट वेक्टर इज I हैट. सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, सो E1 का वैल्यू हो जाएगा I हैट में, E2 का वैल्यू हो जाएगा -I हैट में. सो मैं एक एक को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ. सो जो हमारा E1 है, उस E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस E1 का वैल्यू देखें, सो लिखेंगे K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर. सो आर की जगह पे ये हो जाएगा. सो मैं अभी नोटेशन में लिख लेता हूँ, K Q1 बाई R1 स्क्वायर I हैट. सो R1 क्या है मेरा, सो दिस डिस्टेंस इज R1 एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस एज R2. और यहाँ पे ये जो चार्ज है, सो दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1. सो K Q1 बाई R1 स्क्वायर I हैट मेरा E1 हो गया. और E2 क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम E2 को निकालें, सो E2 हो जाएगा हमारा K Q2 बाई R2 स्क्वायर माइनस I हैट. सिंपल है, ये सर नो. अब सिंपल E1 का हमने लिख दिया, E2 का हमने लिख दिया. अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेट चाहिए. सो वेक्टर में आपको दिमाग नहीं लगाना था, वेक्टर में सिंपली आपको ऐड करना है. सो हम लिखेंगे E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2.
सो E1 का वैल्यू देखें, सो K Q1 बाई R1 स्क्वायर और प्लस K Q2 बाई R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा I हैट, और ये बन जाएगा हमारा माइनस R2 स्क्वायर, है ना। सो सिंपल है। अब वैल्यूज़ को रख लेते हैं, चलो एक एक वैल्यूज़ को रखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी K बाहर, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 बाई R1 स्क्वायर, Q1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R1, सो R1 कितना है, ये डिस्टेंस है √2 और ये डिस्टेंस है 2√2, सो 2√2 प्लस √2 इज 3√2 और 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा 18, और ये सब के सब मीटर में है, माइनस Q2 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R2, so R2 is, so this is 2√2 and this is √2, so this is also √2 and √2 का स्क्वायर is 2 and this value is going to be, यदि यहाँ पर हम LCM ले लें तो हमको आ जाएगा 2 cancel, so 2 9s are 2 cancel, so this is going to be 9, so -8, so ये हो जाएगा -9 और यहाँ पे I हैट होगा, so 1 -9 हो जाएगा -8 और 9 यहाँ पे कैंसिल, सो -8 इंटू और 10 टू द पावर -6 है, सो ये जाएगा 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, in fact this is I hat. इस माइनस को यहाँ नहीं रखते, माइनस I हैट न्यूटन पर कूलम ऐसे लिख लेते। क्लियर। सो ये कुछ था, इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म को यूज़ करके बना सकते हैं। अब इस वाले पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डी वाले पॉइंट पे, कि डी वाले पॉइंट पे हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो कुछ इसी टाइप का वो भी सवाल है। सो देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि इसकी बात करें, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन ई, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा, बिकॉज दिस इज √2, दिस इज √2 और ये दोनों में सेम होगा, तो ये भी डिस्टेंस √2 है ना। सो ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, सो ये लेंथ हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो ये वाला जो लेंथ है हमारा BD ये 2 हो गया और AD भी हमारा 2 हो गया। सो चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें, सो ये भी 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस सेम। सो E का वैल्यू इसके कारण और इसके कारण मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। आप डायरेक्शन देख लेते हैं। सो इसके कारण रेडियली आउटवर्ड और ये चूँकि निगेटिव है, सो रेडियली इनवर्ड, और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कोई किसी को एक थीटा मान लो, सो यदि ये थीटा है, सो ये भी थीटा है, सो इस E का कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा और इधर में E sin थीटा। इस E का देखें, सो इधर में E sin थीटा और इधर में E cos थीटा। यदि ये आपका थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्लियर। सो हमारा जो नीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो ये E sin थीटा और ये E sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। सो नीट बचेगा मेरे पास E cos थीटा प्लस E cos थीटा, 2E cos थीटा। सो E इज इक्वल टू E नीट इज इक्वल टू 2E cos थीटा अगेन। सो 2 इंटू, अब E का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो K मीन्स, मैं वैल्यू रख देता हूँ पहले, K इंटू Q बाई R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब वैल्यू रखूँगा तो आसानी होगा, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q इज़ 2 माइक्रोकूलम, सो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई
r square, so 2 का square is 4, cos theta is √2 by √2, so this theta is going to be 45 degree and cos 45 is going to be 1 by √2. देखो कुछ कटेगा 2 और ये हो जाएगा 9 by √2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. So this is what is the answer, है ना. सो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप सीधे सीधे निकाल सकते हो. अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं. सो अगला सवाल जो है हमारा, अगला सवाल है 3 point charges of capital Q coulomb each are kept on the vertices of an equilateral triangle of side small a. Find the electric field intensity at the center of the triangle. So बोल रहा है कि मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट्स दिस इज ए बी सी, और इसके सारे वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं Q Q और Q, और बोल रहा है कि आप इसके सेंटर पे जो है ना, इसके सेंटर पे आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाओ इन तीनों चार्ज के कारण. सो सेंटर का मतलब क्या हो गया? सो सेंटर का मतलब हो गया कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी सेम. सो दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज R. सो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, है ना. जैसे सवाल में कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट देख के आप आंसर बतला सकते हो, है ना. सो कुछ लोगों को वो कॉन्सेप्ट पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बतला देता हूँ, है ना. सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि यदि आपको कोई एक पॉलीगन दिया हो, पॉलीगन का मतलब पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब बहुत सारे हों. सो एक पॉलीगन दिया हो, सो पॉलीगन का मतलब हो गया एक वैसा जो है आपका क्लोज सरफेस जिसमें उसके सारे साइड्स जो है रेगुलर पॉलीगन, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन. सो यदि आप इसमें वर्ड को यूज़ कीजिएगा, रेगुलर पॉलीगन आपको दिया हो, सो रेगुलर पॉलीगन पे उसके वर्टिसेस पे यदि सेम वैल्यूज़ के चार्ज रखे हों, है ना, सेम चार्ज रखे हों उसके हर एक वर्टिसेस पे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ that regular polygon is always 0. बात क्लियर है? पॉलीगन मतलब बहुत सारा, सो इसी पॉलीगन का एक पार्ट है. तो रेगुलर पॉलीगन होना काफ़ी ज़रूरी है, केवल पॉलीगन से काम नहीं चलेगा. और रेगुलर पॉलीगन का मतलब उसके जितने भी साइड्स हैं वो सारे साइड्स बराबर होंगे. जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, सो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके तीनों साइड्स बराबर हैं. सो एक पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन. अब इसका अगला हो गया, सो 3 की जगह 4 यदि उसके साइड्स हों, सो 4 साइड्स होंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर. सो स्क्वायर के चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होते हैं. सो यदि हम स्क्वायर के चारों टर्मिनल पे, चारों उसके कॉर्नर पे सेम चार्ज को रख दें तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा. 4 के बाद 5 पे जाएं, सो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन. सो रेगुलर पेंटागन के भी सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0. मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा और रेगुलर पॉलीगन के हर एक वर्टिसेस पे यदि सेम चार्ज रखा गया होगा, सो उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दैट पॉलीगन इज ऑलवेज 0, है ना. उसको आप प्रूफ कर सकते हो. सो यहाँ पे भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ इसको कि भैया ये कैसे हम लोग जो है वो 0 कर सकते हैं. सो आप इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और इलेक्ट्रिक फील्ड सबको जोड़ो, सो आपको 0 हो जाएगा. और आप लोगों ने एक और चीज़ सीखा होगा वेक्टर के क्लास में. वेक्टर में आपको एक और चीज़ आप लोग को पता होगा कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने. और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर. क्लियर? और हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग बोलते हैं देखो भैया
वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इस आर वेक्टर को मैं इधर लेके गया तो ये हो गया माइनस आर और दिस इज प्लस। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि ये वाला वेक्टर मेरा आर है तो माइनस आर कैसा होगा भैया, ये कैसा होगा, सॉरी ये वेक्टर जो है वो मेरा माइनस आर हो जाएगा। अब ये ए को जोड़ना है, बी को जोड़ना है और माइनस आर को जोड़ना है, ए को बी के साथ, बी को माइनस आर के साथ। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया माइनस आर। देखो जहाँ से चले थे यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से आया, सो यहीं पे पहुँच गए। सो कहने का मतलब है कि यदि ऐसा क्लोज लूप बन जाए सो इन सब का सम कितना होता है, 0। तो कुछ यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या, चलो करके देखते हैं। मैं ऐसे ही वेक्टर से प्रूफ करने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो यदि मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूँ सो इसको मान लेते हैं, है ना, सो ये ई बी और दिस इज ई सी। मैं यहाँ पे फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज, ये सबका लेंथ सेम होगा, है ना, क्योंकि ये सब बराबर है, चार्ज भी बराबर है। ई बी, सो देखो ये और ई बी के बीच का एंगल कितना है ना, सो ये है 120 डिग्री। सो 120 डिग्री होगा। सो ये के टर्मिनल पे यहाँ से हमको बनाना है 120 डिग्री, तो मतलब ये 60 डिग्री पे बनेगा। सो ये बन गया हमारा ई बी। ई सी बनाना है तो इधर बनेगा, सो दिस इज ई सी। देखो यहाँ से ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट यहाँ पे वो क्लोज लूप बना दिया ना, तो यहाँ पे बोलेंगे ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी इज इक्वल टू 0। बिकॉज जहाँ से स्टार्ट किए थे वेक्टर हमारा आते आते वहाँ पे पहुँच गया। सो कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन लोगे तो ऐसा ही क्लोज लूप बन जाएगा। दैट इज़ वाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। सो ये कॉन्सेप्ट बन गया कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन यदि आपको दिया हुआ हो तो रेगुलर पॉलीगन में आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज 0 विदाउट एनी कैलकुलेशन। सो इस तरीके से आप इसको, है ना, रिजोल्यूशन से भी, मतलब वेक्टर का जो है आप इस वेक्टर का कंपोनेंट लेके भी इसको आप प्रूफ कर सकते हो, आई हैट जे हैट। सो मैं अगले सवाल में देखता हूँ, सो इसको यूज़ करूँगा। सो अगला जो हमारा सवाल है इसके बाद, तो ये इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये प्लस बी प्लस ई सी इज इक्वल टू 0। सो पूछा है कि यहाँ पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाओ, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर। सो अगला सवाल है हमारा 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to plus Q, Q2 is equal to minus 2Q and Q3 is equal to plus Q are placed at corners ABC of a square ABCD of side small a. Find electric field at D. So मैं इसको देखता हूँ। सो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। सो मेरे पास एक स्क्वायर है ना, और स्क्वायर में दिया हुआ है आपको, सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो बोला है 3 पॉइंट चार्जेस Q1, सो Q1 इज इक्वल टू प्लस Q, Q2 इज इक्वल टू माइनस 2Q एंड Q3 इज इक्वल टू plus Q are placed at corners A, B and C of a square ABCD of side A.
of side A. So find the electric field at D. So D पे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाओ, इस D पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतलाना है कि इस D पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो देखो इसको मैं 1 है, सो इसको इसके कारण यहाँ पे देखूंगा तो प्लस चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे E1। इसके कारण E2 और इधर में इसके कारण सॉरी इधर नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज गोइंग टू बी इन दिस वे, सो दिस इज E2, ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इन दिस वे दिस इज E3। सो नेट हमको निकालने के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3 करना होगा। उसके लिए मैं मान लेता हूँ दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना। सो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, चूँकि स्क्वायर है तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 45। सो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लिखें, सो हो जाएगा E2 cos 45 और इस डायरेक्शन में E2 sin 45। सो देखो हमारा जो E1 है उस E1 को क्या लिखेंगे, ये E1 को क्या लिखेंगे, वेक्टर E1 को, सो E1 आई हैट एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। E2 को क्या लिखेंगे, वेक्टर E2। सो वेक्टर E2 के हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। सो E2 cos 45 इज 1/√2, sin 45 इज 1/√2, सो E2/√2 E2/√2 और ये है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, सो प्लस जे हैट, और ये है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, सो माइनस आई हैट। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो इसको लिख सकता हूँ मैं E2/√2 माइनस आई हैट प्लस जे हैट। अगला देखूँ E3, सो E3 किधर है हमारा, नीचे की तरफ। E3 माइनस जे हैट और नेट निकालूँ, सो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। वैल्यूज़ रखें, सो मैं आई हैट वाले को एक साथ रख लूँगा, सो 1 और 2 ही है, सो हो जाएगा E1 माइनस E2 बाई, या मैं वैल्यूज़ रख लूँगा पहले, सो E1 का मैं वैल्यू रखूँ, सो E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखता हूँ या यहीं पे लिखता हूँ, चलो E1 को, सो E1 का मैग्नीट्यूड, सो E1 इसके कारण है, सो दिस इज गोइंग टू बी K इंटू Q बाई R स्क्वायर, R मीन्स A, सो A स्क्वायर आई हैट प्लस E2, सो 1/√2 और E2 देखते हैं, सो E2 यहाँ पे है, सो ये वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सो K इंटू 2Q, K इंटू 2Q बाई R स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी A√2, A√2 का होल स्क्वायर इज 2A स्क्वायर, सो दिस 2 कैंसिल, और इसमें साथ में क्या है, माइनस आई हैट प्लस जे हैट। यहाँ पे रखें, सो इसको देखें E3, सो E3 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा K इंटू Q बाई A स्क्वायर माइनस जे हैट। अब आई हैट और जे हैट में देखो आप क्या कॉमन ले सकते हो, KQ बाई A स्क्वायर तो हम कॉमन ले सकते हैं, सो चलो ले लिया, KQ बाई A स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, KQ बाई A स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा आई हैट प्लस KQ बाई A स्क्वायर ले लिया, सो माइनस आई हैट बाई√2 और प्लस जे हैट बाई√2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस जे हैट। इसको और सॉल्व करें, इसे आई हैट लेंगे तो 1 माइनस 1/√2 है ना, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, सो 1 माइनस 1/√2, सो आई हैट माइनस जे हैट, सो KQ बाई A स्क्वायर 1 माइनस 1/√2 इंटू आई हैट माइनस J hat. So this is what is the net electric field.
यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछे आपसे तो चलो भैया इसका मैग्नीट्यूड ही बतला देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा KQ/A², ये हो जाएगा 1 - 1/√2, और इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो मल्टीप्लाई करें हम, सो ये √2 और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल आउट होके हमको जो वैल्यू मिलेगा KQ√2 - 1/A²। दिस इज व्हाट इज द आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो जो हमारा अगला सवाल है वो है 4 पॉइंट चार्जेस, ब्रैकेट में लिखा है ईच हैविंग चार्ज Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट, उसमें पहला सवाल पूछा है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, दूसरा मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। सो बोला है कि मेरे पास एक स्क्वायर है, जिसका साइड है A। सो 4 पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे हमने 4 पॉइंट चार्ज रख दिया। सो 4 पॉइंट चार्जेस each having charge Q are placed at the corners of a square of side small a, find the intensity of the field at, 2 पॉइंट पूछा है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सो इसके सेंटर पे पूछ रहा है। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बात किया था कि यदि आपका रेगुलर पॉलीगन हो, यदि आपका क्या हो, रेगुलर पॉलीगन हो, और रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कहाँ पे, उसके सेंटर पे यदि निकालना हो, तो सेंटर पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। फिर इसका पहला पार्ट जो बोला है कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सो इस स्क्वायर के सेंटर पे मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। सो मैं बिना कैलकुलेशन के बोलूँगा कि देखो भैया सारे चार्ज बराबर हैं, है ना, और चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, स्क्वायर है, सो ए सब कुछ बराबर है। सो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे 0 होगा। इसका जो वैल्यू आप इसको करके भी देख सकते हो, है ना। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सो आप यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। सो इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो इसके कारण होगा। सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सो एक दूसरे को कैंसिल आउट, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू 0। सो ये ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सवाल था। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो दूसरा पार्ट जो है वो बोल रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है कहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, किसी साइड के मिड पॉइंट पे आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सो कोई सा भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यही है, तो इसका मिड पॉइंट हमने ये ले लिया। अभी मैं ये सेंटर वाला पार्ट जो है इसको मिटा देता हूँ, अननेसेसरी जो मेरा डायग्राम है वो गंदा हो जाएगा। सो कुछ ऐसा हमारा डायग्राम है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P। अब इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इस Q के कारण, सो दिस इज A, सो दिस इज A/2, दिस इज आल्सो A/2। सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड मैं E क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। अब कोई सा भी एक आप जो है इसको क्या करो, आप रिजॉल्व कर लो, किसी को x और किसी को y मान लो। मैं इसको x और इसको y मान लेता हूँ। अब ध्यान दो, इस E का एक कंपोनेंट इधर में आएगा,
and let's say this angle is going to be theta. So this is also theta. So इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा e cos theta और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा तो e sin theta. Similarly इस e का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में e sin theta और इसका सेम इधर में हो जाएगा सो e cos theta. फिर आप लॉजिक क्या लगाओगे कि ये वाला e sin थीटा इस वाले e sin थीटा को कैंसिल आउट कर देगा. सो हमारे पास नेट जो बचेगा वो बचेगा 2e cos थीटा. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2e cos थीटा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? दिस इज गोइंग टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड. अब ये थीटा है सो कौन सा एंगल थीटा होगा? देखो तो ये लाइन यहाँ पे है. So this angle is going to be theta. So cos theta का value. So this is A by 2 and this value is going to be A square plus A square by 4. So 4 plus 1 is 5. So I can write A root 5 by 2. अब चलो वैल्यू रखते हैं. So 2. E का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? So K into Q by r स्क्वायर. सो इस r का स्क्वायर मीन्स 5a स्क्वायर बाई 4 5a स्क्वायर बाई 4 इंटू cos थीटा. सो cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज a बाय a root 5 by 2. This a and a is cancel out. This 2 goes up, this 4 goes, so 4 to the 8 to the 16. So 16 kq by 16 kq by 5 root 5 a square, and this is. आप इसको वेक्टर से ही बना सकते हो. मैंने सिंपल वेक्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है. सो मैंने क्या किया है, सिंपल सा इसको कंपोनेंट में तोड़ के इसके वैल्यूज़ निकाल दिए और डायरेक्शन में बतला सकता हूँ कि नीचे के डायरेक्शन में होगा. सो द आंसर इज 16 kq by 5 root 2. इट्स नॉट root 2, आई एम सो सॉरी, दिस इज 5 root 5. इट्स root 5 root 5 a स्क्वायर. सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है. 4 particles each having a charge q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon. सो आपको एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है. सो आगे अभी हमारा स्क्वायर था, हमने ट्रायंगल में देखा, हमने स्क्वायर में देखा, अब हम लोग पेंटागन की तरफ भी चलते हैं. सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लीन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं सवाल पढ़ता हूँ. 4 particles each having a charge q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is a. Find the electric field at the center of the pentagon. है ना? सो सेंटर ऑफ पेंटागन पे, सो पेंटागन के 4 वर्टिसेस पे आपको दिया हुआ है. So this is what is the pentagon. और इसके सेंटर पे हमको निकालना है. सो लेट्स से दिस इज ए और 1 2 3 4 5 लिखते हैं. सो 1 2 3 4 5
और बोल रहा है कि इसके 4 वर्टिसेस पे हमने चार्ज रखा हुआ है, Q Q Q और Q, है ना। सो आपको इसके सेंटर पे बतलाना है। 4 particles each having a charge Q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is A. बोल रहा है कि हर एक कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना है, A पे है। सो ऐसा कुछ है और बोल रहा है कि इसके कारण आप इस पॉइंट पे, इसके सेंटर पे आप जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सो अभी आप देखोगे, सो ये रेगुलर पेंटागन तो है, बात सही भी है जो हम लोगों ने बात किया था, है ना। सो रेगुलर पेंटागन है, सो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या था कि यदि इनके हर एक वर्टिसेस पे सेम चार्ज हो। सो यहाँ पे तो चार्ज सेम नहीं है, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे, नहीं लगा सकते, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और सबका वेक्टर्स हम ले लेंगे। कितने ऐसे आप लोगों में से लोग हैं जो ये बात ऐसा सोच लिए, इसको कमेंट में ज़रूर बतलाना, है ना, कि कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण और इसके कारण और इसके कारण, सबको निकाल के जोड़ देंगे और वो हो जाएगा आंसर, है ना। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बतलाऊँगा कि ऐसे सवालों में, ये जो सवाल हैं इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो कैसे इसको काफ़ी कम समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है ऐसे सवालों में। सो ऐसे सवालों में एक सबसे अच्छा ट्रिक होता है जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, है ना। सो हम लोगों ने यदि कॉन्सेप्ट पढ़ा कि देखो भैया, यदि पांचों इसके वर्टिसेस पे सेम चार्ज हो, सो मैं यहाँ पे एज्यूम कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे भी Q है, जस्ट एज्यूमिंग कि यहाँ पे मेरा चार्ज है। सो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? रेगुलर पॉलीगन पे आपका जो नेट सम होता है उसका सम हमेशा 0 होता है, और इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E5। और हमसे पूछा क्या गया है कि आप E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 निकाल लो। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस E5। और यही तो मेरा हमको निकालना था। सो दिस इज व्हाट इज माई E नेट। सो E नेट इज नथिंग बट माइनस E5। अब ये तो निकालना बहुत ही आसान है ना। सो मेरा E5 का डायरेक्शन यदि इधर है, सो निगेटिव ऑफ E5 का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E नेट। और E नेट का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो E नेट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, E5, और E5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू Q बाई A स्क्वायर। नो कैलकुलेशन, नथिंग, है ना। सो कोई कैलकुलेशन नहीं। सो ऐसे में ऐसे ट्रिक्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि रेगुलर पॉलीगन यदि आपको दिया हुआ हो, सो रेगुलर पॉलीगन के हर एक वर्टिसेस पे यदि सेम चार्ज भी रखा हो, सो उसके कारण उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। इसके लिए पॉलीगन को रेगुलर होना, अच्छे से ध्यान देना, रेगुलर होना इम्पॉर्टेंट है। यदि पॉलीगन रेगुलर नहीं है, सो ये काम नहीं करेगा, ये हम नहीं लिख सकते। ये किसके लिए लिख सकते हैं, ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेगुलर पॉलीगन और सिंपल पॉलीगन में क्या डिफरेंसेस है। सो पॉलीगन का मतलब हो गया कोई सा भी मिला दो तो एक पॉलीगन बन जाए। उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है कि ये वाला इसके बराबर हो,
इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, इसके बराबर हो। पॉलीगन में कुछ भी हो सकता है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, तो रेगुलर पॉलीगन में आपका कंडीशन होता है कि दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ये सारे साइड आपके जो है वो बराबर होने चाहिए, तभी उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं, है ना। सो पॉलीगन में आपके बहुत सारे हो सकते हैं, कोई सा भी केस आपका हो सकता है। सो आगे अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पे बात किया है, आगे अभी हम लोग और नए नए कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे और जो सवाल हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सवालों पे जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है।